मजबूती से खड़े रहे। और 8 तारीख को पिता का निधन होता है और उसके बाद जब मैं प्रचार में 9 तारीख से, खैर मैं 21 तारीख से सक्रिय रूप से, क्योंकि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो मैं 21 तारीख तक मैं प्रचार नहीं कर पा रहा था। बट डिजिटल कैंपेन के माध्यम से मैं कैसे बोल देता कि भैया कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे खराब व्यक्ति हैं, सबसे बुरे हैं, ये हैं। भाई जो व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे पिता के निधन के बाद उनको उन्होंने मिलिट्री ऑनर्स देने का काम किया। जो जयप्रकाश जी के बाद, जेपी के बाद मेरे नेता ही दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको इतना बड़ा मिलिट्री सम्मान उनको दिया गया हो उनकी अंत्येष्टि पर। तो मैं एक रात में मैं कैसे भूल जाऊं ये सारी बातें। और उस वक्त भी मैंने कोई हनुमान का जिक्र मैंने नहीं किया था। ये आया था कि भैया आप तस्वीर नहीं लगाएंगे उनकी होर्डिंग पे, बैनर पे, पोस्टर पे, प्रचार में उनका नाम। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। और राजनीति में समझने की जरूरत है। हम लोग कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे मुख्यमंत्री से भी अच्छा है। वो कभी कभी मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं, वो अलग बात है कि अरे इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, पढ़ता है, ये सब बोलते रहते हैं, अलग बात है। पर मेरा उनसे भी, आज भी मेरे मुख्यमंत्री मेरे सामने होंगे तो सबसे पहले मैं जाकर उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद दूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया। बट व्यक्तिगत संबंध एक तरफ है। तो जब आप हनुमान का जब आप जिक्र करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत धारणा, एक व्यक्तिगत भाव से उस बात को कहा गया। बट राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो राजनीतिक लड़ाई भाई आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री से है, मेरे प्रदेश की सरकार से है। और वो तब तक रहेगी जब तक मैं सरकार को हटा ना। इस लड़ाई को लड़ने में कहीं ना कहीं एक चूक होते जा रही है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि समाज असंतुलित होते जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कोई दलित की राजनीति करते हैं, कोई अति पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई सवर्ग की बात करते हैं। समाज को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। भाई मैं बाकियों का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा कि कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। चिराग पासवान ने जब भी जिक्र किया है तो मैंने 12 करोड़ बिहारियों का मैंने जिक्र किया है। जब भी मैंने जिक्र किया है तो अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई का मैंने जिक्र किया है। आप मेरे कहीं के भी भाषण उठा के देख लो। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जात पात धर्म मजहब, मेरी तो भाई टैगलाइन है, जात ना बात करे सबकी बात। बहरहाल जात पात धर्म मजहब से उठकर मैंने हमेशा बिहारियों को एकजुट होने का मैंने आह्वान किया। और मैंने हमेशा इस बात को माना कि अगर हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है तो वो एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और उस गरीब में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और यही की तारीख में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे ये सवाल है कि भैया क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता क्या आतंकी थे? क्या चिराग पासवान आतंकी है? क्या हम लोग हैं जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं, इतनी ही पुलिस की तैनाती अगर आप तब करें जब जहरीली शराब का निर्माण बिहार की पंचायतों में होने लगा, इतनी ही सक्रियता अगर आप तब दिखाएं हमारे गृह मंत्री जी, जब अपराधी आकर दिन दहाड़े हमारे बिहार के लोगों पर गोला पर कंधे से कंधा टकराए बिना दिन में चलना मुश्किल है, ऐसे में दिन दहाड़े 14 करोड़ की लूट मचाकर लोग चले जाते हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में बिहार में अपराधियों के मन में तो कम से कम कोई डर, भय, खौफ नहीं बचा। और उसके कारण है क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को रोकने में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उनकी आवाज को दबाने में पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के छात्र केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे और उनके ऊपर जिस बर्बरता से लाठियां चलाई गई, भाई वो केंद्र सरकार से अपनी शिकायतों को लेकर गए थे। पर आपके पुलिस वालों ने क्या किया? उनको घसीट कर, उनको कमरे से निकाल कर उनको पीटने का उनको काम किया। एसटीईटी के छात्र एक लंबे समय से बार बार वो विज्ञापन मुख्यमंत्री जी आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिस विज्ञापन में प्रावधान कुछ और थे और आपने नियमावली भर्ती के दौरान आपने उसको बदलने का आपने काम किया, जिसमें यकीनन भ्रष्टाचार एक मापदंड आपने उसको बनाया। आज की तारीख में बिहार में मुझे बता दीजिए ना, कोई एक भर्ती बिना भ्रष्टाचार घूस दिए होती है? भर्ती ही नहीं, बिहार में कोई एक काम बिना घूस दिए होता है क्या?
कोई सरकारी योजना का लाभ अगर किसी गरीब आदमी को चाहिए, कोई भर्ती अगर किसी को करवानी है, कहीं पे दाखिला किसी को करवाना है, बिना घूस लिए एक काम नहीं होता। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो बार बार ऐसी बातें बोलते हैं कि क्राइम के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। भाई ये टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है? अगर आप क्राइम को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो क्यों आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं? कैसे जहरीली शराब बिहार में बिक ही नहीं रही है, बन रही है। और सिर्फ जिला के स्तर पर शराब नहीं बन रही है, आप बिहार की किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहां पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। भैया हम लोग की भैया बिहार फिसड्डी है, हर पैमाने पर आखिरी पायदान पर बिहार होता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पहले पायदान पे कब जाता है जब अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है। कारण है उसका भैया, बिहार में इलाज करा लेते तो इनको भी अपनी आंख गंवानी पड़ती, जैसे उन दर्जनों लोगों ने मुजफ्फरपुर में अपनी आंख गंवाई। इनको पता था कि मोतियाबिंद को ऑपरेशन हम कराएंगे तो हमारी आंख निकाल ली जाएगी। आम बिहारियों की निकाली गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जाकर मिलना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो एक के बाद एक जिस तरीके से ये आपराधिक घटनाएं घटती हैं बिहार में, असामाजिक घटनाएं, हिंसा, लूटमार, डकैती, तो भूल जाइए। ये तो ऐसा लगता है कि भैया रोज की बात है। अब तो सुन के भी कानों को भी अब आदत सी पड़ने लग गई है लोगों को। अच्छा ठीक है, लूट हुई कोई बात, हत्या हो गई कोई बात, ये तो हो ही रहा है, जहरीली शराब से मर गया। इन्होंने इन आपराधिक घटनाओं को इतना आम बना दिया है। और उसके बाद जब इसके खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतरता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर इसके आक्रोश में, इससे पहले भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा पर निकले थे। मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही वो निकले थे, इनकी कुनीतियों के खिलाफ ही वो निकले थे। और परिणाम स्वरूप मेरे नेता को भी निरंतरता में प्रताड़ित किया गया। उनकी पार्टी को कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके रहते हुए तोड़ने का काम किया, उनके जाने के बाद तो तोड़ा ही, वो अलग बात। पर मैं बात कर रहा हूँ सन 2005 से, जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए थे, तब हम लोग की पार्टी को तोड़ा। हमारे एमएलसी थे, उनको तोड़कर अपने प्रदेश में घुमाए फिर रहे हैं, आज भी उनको अपना चेहरा बना के दिखाते हैं। हम लोग के राज्यसभा के सांसद, तो हमारे नेता को भी तोड़ने का इन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा। तोड़िए मुख्यमंत्री जी, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। आपने चिराग पासवान को भी तोड़ने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर आपने लगा दिया। इसको इसके परिवार से अलग करो, इसको इसकी पार्टी से अलग करो, इसको इसके पार्टी का सिंबल इससे छीन लो। उन्होंने कोई कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी चिराग पासवान को भी खत्म करने की। पर बार बार मेरे नेता, मेरे पिता इस बात को कहते थे कि जिसके साथ जनता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वही जनता का आक्रोश था जो 15 फरवरी को देखने को मिला। इससे पूर्व में भी जितनी बार जनता सड़क पर उतरी, आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हो, एसटीईटी के छात्र हो, अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, ममता दीदी, आशा कर्मी, भाई अपनी जायज मांगों को लेकर ये लोग सड़क पर उतरते और इनके ऊपर बार बार लाठियां बरसाई जाती हैं। निंदनीय घटना का पुनरावृत्ति कभी होगी दोबारा। पर पटना में इनकी नाक के नीचे, वहां पर पुनः बालिका सुधार गृह जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। छोटी छोटी बच्चियां कैमरे पर आकर बताती हैं कि किस तरीके से हम लोग को देह व्यापार में हम लोग को घसीटा जा रहा है। और दुख की बात यह कि जिस इंचार्ज का नाम बच्चियां ले रही हैं, महज 24 घंटे के भीतर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भैया अगर ये संरक्षण नहीं मिल रहा है सरकार का तो और क्या है? भाई आप सब पत्रकार साथी जानकार लोग हैं, आप लोग मुझे बताइए ना कि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसी आपराधिक घटनाएं घट कैसे सकती हैं? बालिका सुधार गृह, शासन प्रशासन के लोगों को लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? शासन प्रशासन की जानकारी के बिना छोटे छोटी पंचायतों में अवैध जहरीली शराब का निर्माण हो सकता है। शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई हैं और खास तौर पर दलित वर्ग से जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी ना चुनाव से पहले कि अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर पे अगर हत्या होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उनके रहते हुए प्रदेश में हत्या हो।
उनका ये वक्तव्य बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा, और जो कि देखने को मिला भी। बिहार में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है, हत्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं। यही बेगूसराय की घटना है। सुमन करके जो लड़का था, उसको किस तरीके से, गणेश पासवान जी का बेटा, किस तरीके से उसको मार दिया गया। क्या हुआ उसके बाद? किसी की गिरफ्तारी हुई? भाई सरकारी नौकरी का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है। एक हत्या पे मुझे बता देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसपे कार्रवाई हुई हो। कन्विक्शन रेट महज 7% है बिहार में। इसीलिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बेइज्जती होती है, बिहार को शर्मसार होना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? बताइए ना। नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि भैया बिहार फिसड्डी है। हर पैमाने पर आखिरी पायदान पर बिहार होता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पहले पायदान पे कब जाता है? जब अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है। कारण है उसका भैया, बिहार में इलाज करा लेते तो इनको भी अपनी आंख गंवानी पड़ती। जैसे हैं वो दिन दूर नहीं जब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 15 साल अगर बिहार बर्बाद हुआ है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के लोगों को हम यहां पे आने नहीं देंगे, बिहारी भाइयों को। भैया उनसे तो हम क्या शिकायत करें? वो तो अभी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिहारी दूसरे प्रदेश में जाते क्यों है? पहले ये तो जिम्मेदारी तय हो। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य दिया होता, तो क्यों कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाता? दूसरे प्रदेश हमारे बिहार के लोग जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। दिल्ली में देखिए एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं महिलाएं, बुजुर्ग। कोटा में जाते हैं, कोटा में जाते हैं, वहां पर कोटा की व्यवस्था देख लीजिए। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, व्यवस्था राजस्थानी। भैया ये व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं दी जाती है? किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहां पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा है। भैया हम लोग तो गए हैं, हर एक जिला में हम लोग गए हैं। चंपारण हम लोग गए थे, गोपालगंज गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे, वैशाली हम लोग गए थे, छपरा हम लोग गए थे, बक्सर गए थे, मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा हम लोग गए थे। एक जगह बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां पर ये गए हो या इन्होंने उसके खिलाफ आवाज दी। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जाने नहीं जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं बार बार आग्रह इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आप पीड़ित परिवार से अगर आप मिलेंगे नहीं, तो जिस समीक्षा की आप बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहरीली शराब के खिलाफ, वो समीक्षा नहीं हो पाएगी। वो पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे, हम लोग जाते हैं भैया, वो हम लोग को बताता है कि भैया देखिए सामने ये फैक्ट्री है, बंद पड़ी हुई है, यहीं पे ये लोग बैठता है, जहरीली शराब ये लोग बनाता है। बताते हैं कि कहाँ पे तस्कर है, कहाँ से आयात होता है दूसरे प्रदेशों से जहरीली अवैध शराब का। बताते हैं ये लोग कि भैया कहाँ पे बिक्री होती है, किस नंबर पर हम लोग फोन करते हैं तो होम डिलीवरी हो जाती है शराब की। तो जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलेंगे नहीं उन परिवारों से तो समझेंगे कैसे? बंद कमरे में रहकर समीक्षा होती है क्या? आप अपने हवा महल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलते नहीं है। सड़कों पर आखिरी बार बिना अपनी Z+ सुरक्षा के, बिना बैरिकेडिंग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब सड़कों पर निकले किसी को याद नहीं होगा। आखिरी बार कब वो किसी परिवार के आंसू पोंछने निकले किसी को याद नहीं होगा। महिलाओं के लिए बोलते हैं इन्होंने शराबबंदी कानून बनाया। आज आकर देखिए तस्वीरें, महिलाएं ही रो रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हर एक जगह किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति खोया, भाई खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया। सब महिलाएं बैठ के वहां पे आंसू बहा रही है मुख्यमंत्री जी, और आप जाना जरूरी नहीं समझते। बंद कमरे में आप सोचते हैं कि आप शपथ पढ़वा देंगे तो शराबबंदी कानून धरातल पर उतर जाएगा। शपथ तो आपने भी ली थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, शपथ तो आपने भी ली थी। क्या शपथ ली थी? लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आपने शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जो मुख्यमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर झूठी शपथ खा सकते हैं, अगर वो अपनी शपथ को भूल सकते हैं तो बताइए ना कि बंद कमरे में जो अधिकारियों को आपने शपथ दिलाई वो शपथ धरातल पर उतरेगी? शर्म आनी चाहिए। बिहार में जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में घसीटा जा रहा है, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मुजफ्फरपुर की घटना के बाद ऐसी शर्मनाक घिनौनी
निंदनीय घटना का पुनरावृत्ति कभी होगी दोबारा। पर पटना में इनकी नाक के नीचे वहां पर पुनः पालिका, हमारे तमाम नेता साथ में, और हम देख रहे हैं कि सामने से भैया हवाई फायरिंग की जा रही है। क्यों की जा रही है? आराम से चल रहे हैं हम लोग। एक कोई हुड़दंग बता दीजिए, जो बाकी के जो कुछ दल हैं जो करते हैं, जब भाई अपनी अपनी मार्च निकालते हैं, आम बिहारियों को परेशान करते हैं, फल वाला, ठेला वाला, रिक्शा बोलेगा कि ये किसके नेतृत्व में ये मार्च चल रहा था? चिराग पासवान के ना, चिराग पासवान की अगुवाई में ये मार्च चल रहा था। तो मेरे नेताओं पर आपने एफआईआर आपने दर्ज कराई और चिराग पासवान पर नहीं की। डरते हैं आप कि चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज हो गई तो पूरा बिहार जलने लग जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा तो इन्होंने भी देखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। जिस तरीके से बिहार के हर जिले में समर्थन मिला, किस बात से डर रहे हैं? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी नाम ला तो कल कोई नेता बन जाएगा, इस बात से डर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? मैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर आपको बोलता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर हिम्मत है तो सबसे पहले चिराग पासवान पर एफआईआर दर्ज करके दिखाइए। चिराग पासवान सबसे आगे था उस मार्च में, हर झड़प में सबसे पहले पुलिस के साथ मैं खड़ा था भिड़ने के लिए। तो चलाइए चिराग पासवान के ऊपर कराइए एफआईआर दर्ज, पर चिराग पासवान पे नहीं कराएंगे, हमारे नेताओं पे कराएंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, खरोच आई मेरे नेताओं को, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। एक एक खरोच का गिन गिन कर हिसाब बिहार की जनता आपसे लेगी। जितनी लाठियां आपने चलाई हैं भाई, वो तस्वीरें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने डाली हैं, उन तस्वीरों को आप देखिएगा कैसे पीटा गया आतंकियों की तरह। किसी का सर, मतलब महिलाओं का सर फोड़ा गया, वो तो विजुअल्स, वो तो वीडियो भी है आप लोग के पोर्टल्स पे। महिलाओं का सर फोड़ा गया, कंधा, हाथ, पैर, कहां कहां लाठियां नहीं आपने चलाई हैं। पर सबसे बड़ी चोट, लाठी से भी बड़ी चोट मुख्यमंत्री जी याद रखिएगा, वोट की होती है। बिहार की जनता एक बार आपको ये वोट की चोट दे चुकी है। जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया था भैया, कुछ हो इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनादेश नहीं था। अगर होता तो आज तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नहीं होती और आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव नहीं हारे होते। तो ये जन समर्थन किसी के लिए भी था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ था। तो एक बार तो जनता आपको अपनी चोट दे चुकी है वोट की। इन लाठियों का हिसाब भी गिन गिन कर अगले मध्यावधि जो चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये जनता वोट की चोट देने के लिए आपको तैयार रहेगी। आप लोग के प्रशासन के लोग हाथ में पत्थर लेकर बैठे हुए थे ना, हम लोग के लोग, बिहार की जनता बहुत जागरूक हो गई है, हाथ में पत्थर नहीं उठा रही है।